बाई कमीशन ऑफ दिस ग्रेट सिन्स एंड बिग क्राइम्स। फिर उसके बाद ये इन तमाम अहकाम के लिए हम खिलाफत राशिदा के अदवार में और आका अलैहिस्सलाम के अहद मुबारक से मुआहदात देखते हैं। जो जो कबाइल आपके साथ मुआहदे करते और सरेंडर कर लेते और इस्लामिक स्टेट की जो अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लेते, तो उनके साथ मुआहदे किए जाते और मुआहदे के वक्त बाकायदा ट्रीटी ऑफ पीस लिखे जाते, एग्रीमेंट्स लिखी जाती हैं, पॉलिसीज तहरीरन जारी की जाती। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पॉलिसी जारी की नजरान के मसीहियों के नाम कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालह अहल नजरान व कातब लहुम किताबन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाजा किताबुन नबी मुहम्मदिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअहल नजरान इज़ कान अलैहिम हुक्मुहु इन्न फी कुल्li सौदा व बैदा व सफरा व समरतिन व रकीकिन अफदल अलैहिम। ये सारा तवील एक बयान आ रहा है। तो फरमाते हैं कि वले नजराना व हाशियतिहा ज़िम्मतुल्लाह व ज़िम्मत रसूलिही अला दिमाइहिम व अम्वालिहिम व मिल्लतिहिम व बिय्याहिम व रहबानियतिहिम व साक़िफ़तिहिम व शाहिदिहिम व गायबिहिम व कुल्ल मा तहत अयदीहिम मिन क़लीलिन व कसीरिन अला अन ला युग़य्यिरुहु उसक़ुफ़ा। कि अहले नजरान को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिम्मा में, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अमान और पनाह में दिया जाता है। ये माना जिम्मा का, पनाह में दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह और अल्लाह के रसूल उनकी प्रोटेक्शन की और उनकी इक्वालिटी की और उनको राइट्स प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी लेते हैं। और फरमाया अहले नजरान के साथ और उनके जो अलाइज हैं हमसाए, उन हलीफों के साथ ये सलूक किया जाएगा कि वतन में या वतन से बाहर जहां भी उनके लोग हैं और उनके अम्वाल हैं, उनकी जानें हैं, हर लिहाज से उनको तल्फ होने से हिफाजत दी जाएगी, प्रोटेक्शन की जाएगी, उनकी लाइफ की, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी वेल्थ की। नंबर 2, उनके मजहब और उनके कराबरदारों की तजलील और ताकीर से उनको बचाया जाएगा। उनके मजहब को कंडेम नहीं किया जाएगा, मजहब की उनकी रिस्पेक्ट बहाल रखी जाएगी। तीसरा, उनके पादरी, उनके गोशा नशीन, राहिब, उनके काहिन, उन पर कोई गिरफ्त नहीं होगी, कोई मुआखजा नहीं होगा। वो अपनी रिलीजियस सर्विसेज हस्बे साबिक जारी रख सकते हैं और हमारे मातहत होने की वजह से उन्हें जलील नहीं किया जाएगा। वो उसी तरह मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम रहेंगे जैसे पहले होते थे। इस्लाम से कबल अगर किसी ने कोई कत्ल किया था, इन्होंने हमारे पास आने से कबल, इस्लामी हुकूमत से कबल, मुआहदा से कबल, तो उसके मुआवजा से वो बरी होंगे, उस पुराने जुर्म की सजा हम नहीं देंगे। हमारी जंगों में वो शिरकत से मुस्तस्ना होंगे, एग्जेम्प्ट होंगे। अगर अस्करी खिदमात न देना चाहें, एग्जेम्प्ट होंगे। हमारा लश्कर उन पर हमला नहीं करेगा। हमारी अदालत में अगर वो जाएंगे तो इक्वल लीगल राइट्स होंगे समाज के और इंसाफ के। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे ईटीवी उर्दू पर। हम बात करेंगे बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में, ऑर्गन्स का तैयारी में प्रॉब्लम रहता है उसके बारे में, एंड कैसा इसका ट्रीटमेंट करना एंड कितना जल्दी करना एंड कब करना। आप डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे कुछ बर्थ एबनॉर्मलिटीज के बारे में और जानेंगे इन बर्थ डिफेक्ट्स का इलाज। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नज़र ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। इंसदाद फिरका वाराना फसाद बिल को काबीना ने दिखाई हरी झंडी, कल पार्लियामेंट में किया जा सकता है पेश।
दिल्ली में हुकूमत साजी पर तातुल बरकरार, लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने सदर आज नाफिज करने की सिफारिश की। लोकपाल बिल की मंजूरी की राह में समाजवादी पार्टी अड़चन, नहीं की कुल जमाती मीटिंग में शिरकत। केके गांगुली की ढिठाई जारी, इस्तीफे के बढ़ते दबाव का साबिक जज पर नहीं हो रहा है कोई असर। और निर्भया को पेश किया गया खिराज अकीदत, सख्त कानून के बावजूद खौफ के साए में है ख्वातीन। और खबरों की तफसील। मरकजी काबीना ने इंसदाद फिरकावाराना फसाद बिल को हरी झंडी दिखा दी है। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के मुताबिक इस बिल को कल पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। अपोजिशन जमातें इस बिल की मुखालफत कर रही हैं। इन्हें इस बिल के बाज़ तजावीज पर एतराज है। अपोजिशन के मुताबिक ये बिल मुल्क के वफाकी ढांचे पर हमला है। दिल्ली में हुकूमत साजी पर तातुल बरकरार है। कोई भी जमात हुकूमत तश्कील देने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। हुकूमत साजी के इम्कानात रोशन न होते देख लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने सदराज की सिफारिश की है। नजीब जंग ने दिल्ली की सियासी सूरत-ए-हाल पर सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। ख्याल है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहले बीजेपी और उसके बाद आम आदमी पार्टी को हुकूमत साजी के लिए मदऊ किया था। बीजेपी ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे, जबकि आम आदमी पार्टी ने तायद के लिए आगे आई कांग्रेस और बीजेपी के सामने शर्तें रखी थी। कांग्रेस का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के पेश करदा 18 मुतालबात में से 16 इंतजामी नौयत के हैं, जिसको हुकूमत में रहते हुए रूबे अमल लाया जा सकता है। केजरीवाल को रवाना करता मकतूब में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के तमाम मुतालबात पर अपना नुक्ता नजर पेश किया। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के रवाना करदा जवाबी मकतूब पर गौर खौज किया जा रहा है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के शराइत पर मबनी मकतूब का जवाब दिया है। दिल्ली कांग्रेस उमूर के इंचार्ज शकील अहमद का कहना है कि आम आदमी पार्टी के लीडरान तजुर्बे की कमी की वजह से कुछ मामलात की नौयत को समझने से कासिर रहे हैं। शकील अहमद का कहना है कि आम आदमी पार्टी की जानिब से उठाए गए 18 में से 16 मामलात इंतजामी नौयत के हैं। 16 में उसमें सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सारे प्रशासनिक काम है। और प्रशासनिक काम जब सरकार एक बार बन जाती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए बार बार असेंबली या पार्लियामेंट आने की जरूरत नहीं होती है। शायद थोड़ी सी एक्सपीरियंस की कमी की वजह से उस तरह की बात उठाई गई थी। 2 मुद्दे ऐसे हैं जो दिल्ली के सरकार के कार्यक्षेत्र से बाहर के हैं। एक कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, तो वो तो हमारे भी मैनिफेस्टो में है और हमने कहा है कि आप केंद्र सरकार से उस संबंध में जब प्रश्न उठाएंगे तो हम भी आपका साथ देंगे। दूसरा एक मुद्दा है लोकपाल का। हमने कहा है दिल्ली में एक मजबूत लोकायुक्त है। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी ने फौरी तौर पर कांग्रेस के मकतूब पर जवाब देने से इनकार किया है। आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया का कहना है कि पार्टी की मीटिंग में कांग्रेस के जवाबी मकतूब पर गौर किया जाएगा। इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि हमने सिर्फ चिट्ठी से की बात नहीं है। बात एक तो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी हम लोगों की कल मिलेगी और पूरी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बैठ के तय करेगी कि क्या फैसला लेना है। और इस चिट्ठी को लेकर हमको जनता के बीच भी जाना है। हमने पहले ही कहा था कि जो भी रिस्पॉन्स आएगा हम जनता के बीच जाके चर्चा करेंगे। वाज़ेह है कि अरविंद केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात के बाद कांग्रेस और बीजेपी के सदूर को शराइत पर मबनी एक मकतूब रवाना करते हुए इन उमूर पर मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया था। कांग्रेस ने केजरीवाल को जवाब देने की जिम्मेदारी शकील अहमद को सौंपी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। लोकपाल पर राज्यसभा का तातुल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। चेयरमैन हामिद अंसारी की कुल जमाती मीटिंग में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी ने शिरकत नहीं की। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ ने कहा कि मीटिंग में शरीक हुई जमातें बिल को मंजूर कराने के लिए रजामंद हैं। लोकपाल बिल पर राज्यसभा में मंगल के रोज बहस होगी। बिल पर राज्यसभा में जारी तातुल को खत्म करने के लिए चेयरमैन हामिद अंसारी ने कुल जमाती मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने शिरकत नहीं की। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी को मनाने की कोशिश की जा रही है। कमलनाथ ने मजीद कहा कि लोकपाल बिल की मंजूरी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। सर्वदलीय बैठक में सब पार्टियों ने मिलकर ये तय किया है कि लोकपाल बिल को कल आवश्यक राज्यसभा में पास करेंगे
पास करने का हमारा प्रयास होना चाहिए और सब पार्टियां मिलकर समाजवादी पार्टी से निवेदन करेंगी कि इसको सर्वसहमति से ये बिल पास किया जाए और कोई ऐसी अड़चन ना हो राज्यसभा में ताकि इसमें कोई रुकावट आए। इस मौजू पर कांग्रेस कोर कमेटी की भी मीटिंग हुई, जिसमें इस सेशन में लोकपाल बिल को मंजूर कराने के मामले पर माथापच्ची की गई। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 20 दिसंबर को खत्म हो रहा है। वजीर पार्लिमानी उमूर ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सेशन में तौसी की जा सकती है। उधर समाजवादी पार्टी की बिल की मुखालिफत जारी है। हमारी पार्टी इस लोकपाल बिल को कभी स्वीकार नहीं करेगी। हम इसका खुल के विरोध करेंगे। किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। किसी कीमत पर नहीं। देश को बर्बाद करने वाला बिल है। इससे कोई भी भ्रष्टाचार नहीं खत्म होने जा रहा जब तक आप बेसिक समस्याओं को नहीं सुनेंगे। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हलीफ जमाते हैं और अब तक आड़े वक्त में समाजवादी पार्टी कई बार कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए की नैया पार लगा चुकी है। अब अगर वो लोकपाल बिल की मुखालिफत कर रही है तो उसे मनाना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। मैं किसी एक छोटे दल के नाम से चिट्ठी फाड़ने को तैयार नहीं हूँ। इसका ठीकरा अगर लोकपाल बिल नहीं कल आता और पास नहीं होता तो इसकी सीधे जिम्मेवारी कांग्रेस की होगी, क्योंकि कांग्रेस की इच्छा होती है तब समाजवादी पार्टी उनको वोट देकर बचाती है। 9.5 साल हमने देखा है और आज अचानक समाजवादी पार्टी उनका सुन नहीं रही है। कौन विश्वास करेगा? और तो और ये जो महिला आरक्षण विधेयक, अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी को मनाने के लिए क्या करती है, ये देखना दिलचस्पी से खाली न होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इंटर्न जिनसी हरासानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज ए.के. गंगोली पर चेयरमैन के ओहदे से मुस्तफी होने का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन वो ओहदे से चिपके हुए हैं। इस्तीफे के हवाले से किए गए सवालों पर वो कान तक नहीं धर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि अगर ए.के. गंगोली इस्तीफा नहीं देते हैं तो सदर जमहूरिया को इन्हें हटा देना चाहिए। दिल्ली इज्तिमाई अबरूरेजी और कत्ल की पहली बरसी पर मुल्क भर में बहादुर निर्भया को खराज अकीदत पेश किया गया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लेकर मुख्तलिफ मकामात पर दुआया इज्तिमात का इनेकाद किया गया। निर्भया को सारा मुल्क खराज अकीदत पेश कर रहा है। ठीक 1 साल पहले ये वाकया हुआ था, जिसने ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पूरे मुल्क को जैसे गहरी नींद से बेदार कर दिया। सख्त कानून वज़ा किए गए, मगर अभी सोच में तब्दीली आना बाकी है। हम चाहते हैं कि निर्भया ने जो बलिदान दिया है, उस बलिदान का फल मिले समाज को, महिलाओं को। जो कानून बना है सख्ती से इसका पालन हो, साथ ही साथ समाज भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। क्या हुआ दामिनी, क्या हुआ दामिनी, तुझ दमकती जान को किस तरह पूरा करें अब तेरे अरमान को। पूछे तेरा पता अब कहाँ, ढूंढे कैसे रास्ते के बिकते निशान। कभी लौट के फिर तुम आना और ना करना फिर जाने का बहाना। हमने तो तुम्हारी मौत को भी न माना। लोकसभा में अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज का मानना है कि इस तरह के वाकयात को मखसूस जहनियत के लोगों से मंसूब करना बेजा है, क्योंकि इसी 1 साल के दौरान मजहबी रहनुमा, साबिक जज और सहाफी पर भी जिनसी हिरासानी के इल्जामात आयद किए गए हैं। लोकसभा में अपोजिशन लीडर का मानना है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में तरमीम की जरूरत है। मांग करती हूँ कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में परिवर्तन होना चाहिए और सजा अपराध के साथ जोड़कर दी जानी चाहिए, उम्र के साथ नहीं। उधर दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी इस मौके पर दुआया इज्तिमात का इनेकाद किया गया। दिल्ली के अंदर जो सभी ने कहा कि दामिनी प्रकरण के बाद जो केंद्र में बैठी सरकार और दिल्ली पुलिस जो है महिलाओं को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम और पुख्ता कानून बनाएगी, लेकिन इन सभी मामलों में
केंद्र सरकार की विफलता सामने आई है। बलात्कार के जो मामले हैं कम होने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और एक केंद्र सरकार के लिए एक शर्मनाक बात है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो पूरे भारत में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकती। आमो खास सभी का ये मानना है कि जिनसी हरासानी की रोकथाम के लिए कानून में तब्दीली के साथ साथ समाज की सोच और फिक्र में भी तब्दीली आए तो खवातीन के तहफ्फुज़ के हवाले से तशवीश के बादल छट सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। पूरे मुल्क को झिझोड़कर रख देने वाले वाक़े दिल्ली के दामनी इज्तिमाई अबरूरेज़ी और कत्ल वाक़े को आज पूरा एक साल हो रहा है। वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद इस वाक़े से मुतासिर होकर जो कुछ महसूस किया इससे सफ़ात पर नज़म की सूरत में पेश किया। इनके अदब के ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे आशीष कुणाल ने मरकजी वजीर से बातचीत की। पेश है बातचीत का मुख्तसर हिस्सा। पिछले साल 16 दिसंबर को हुए दरिंदगी को एक साल हो गया है। पूरा देश दामनी निर्भया को याद कर रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब हैं, जिन अपने तरीके से याद कर रहे हैं उस घटना को। सलमान भाई, पिछले साल की जो घटना थी पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। इस घटना ने, एक घटना ने आज एक साल पूरा हो रहे हैं। किस तरीके से याद करते हैं उस दौर को और गुजरे एक साल को? देखिए, वो अगर एक कष्ट का सांकेतिक एक बिंदु मानो तो उससे ज्यादा कहीं दर्द, कष्ट और कहीं पीड़ा मैं समझता हूं कि हमको नहीं होगी। होते हैं बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे कष्ट होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, लेकिन वो कुछ ऐसी घटना थी जिस पर सभी की भावनाएं केंद्रित हो गई थी। समय कुछ ऐसा था, वातावरण कुछ ऐसा था और उसकी अपनी स्थिति और जिस तरह से मीडिया ने सबको उससे जोड़ा, उस भावना से जोड़ा। हम लोग भी यहाँ सरकार में थे, बेबसी से सब देख रहे थे जो कुछ हुआ था। ना कुछ कर सकते थे, ना कुछ कह सकते थे और ऐसा लग रहा था कि हर संवाद है वो टूट चुका है। बच्चे सब मोमबत्तियां लिए अंधेरी रात में, ठंडी रात में इंडिया गेट पर और रायसीना हिल पर पहुंचते थे। हम उन तक पहुंच नहीं पाते थे, उनसे बात नहीं कर पाते थे। ऐसा लग रहा था कि उनके हमारे बीच में खाई सी पैदा हो गई। तभी मैं बैठकर चाहता था कि कुछ ऐसा कर सकूं जिससे जो हमारे मन में भी दर्द था उसको व्यक्त कर सकूं, कह सकूं, बता सकूं। और लिखने की कई दफा कोशिश करी, समझ नहीं पाया मुझे क्या कहना चाहिए। अंततः मैंने ये सोचा कि कविता में उसको मैं व्यक्त करूं। तो आपने श्रद्धांजलि जो अपनी तरीके से आपने श्रद्धांजलि दी है निर्भया को, दामिनी को, कुछ कविताएं आपने लिखी है, कुछ पंक्तियां लिखी है जो? जी हाँ, पंक्तियां लिखी है, दामिनी के नाम लिखे हैं और वो कुछ ऐसे हैं। जिला ने गाया है उसको, मैं समझता हूँ जिला के गाने से उसमें 4 चांद लग गए हैं। जो लिखा है उसकी कुछ पंक्तियां ये हैं कि क्या हुआ दामिनी, क्या हुआ दामिनी तुझ दमकती जान को, किस तरह पूरा करें अब तेरे अरमान को, पूछे तेरा पता अब कहाँ, ढूंढे कैसे रास्ते के बिकते निशान, कभी लौट के फिर तुम आना और ना करना फिर जाने का बहाना, हमने तो तुम्हारी मौत को बिना माना, ये बात और है तुम्हारी मजबूरी थी। दामिनी के परिवार को, दुख को आप अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि आपकी भी एक बेटी थी इसी उम्र की जो गुजरी। आपने उनकी भी याद में कुछ लिखा है शायद, तो दर्द आप बेहतर समझ सकते हैं। आयशा भी उसी उम्र की थी, लेकिन हाँ, आयशा तो किडनी डिजीज से हम कुछ हो गई और उसको अब 10 साल होने जा रहे हैं, लेकिन याद तो रहती है। और इसलिए मैंने उसके नाम लिखा कि कैसी नींद सो गई है आयशा मेरी, कहाँ खो गई है कहानी उम्मीदों भरी, अभी तो यहाँ थी मुस्कुराती हुई, अपनी बातों से दिल बहलाती हुई, अमानत थी खुदा की वापस जाना ही था, क्षमा थी परवानों के लिए जल जाना ही था। सोचता हूं मैं उस जिंदगी का मकसद था क्या, न मिलने से बेहतर
मिलकर जुदाई है क्या, कैसी नींद सो गई परीक्षा मिली। तो 1 साल हो गए गुजरे हुए दामिनी को और पूरा देश अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है। और विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी उनकी याद में उन्होंने कविताएं लिखी है और अपने तरीके से उन्होंने याद किया, अपनी श्रद्धांजलि दी है दामिनी को। दिल्ली से आशीष, ईटीवी न्यूज। वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद का मंजूम पैराया में दामिनी को खराज अक़ीदत आप भी सुनिए। जान को किस तरह पूरा करे तेरे अरमान को, क्या हुआ दामिनी तुझ दमकती जान को। वो शमा थी जो हवाओं से लड़ी थी, मौत सामने थी पर सराना डरी थी। क्यों हिकमत ने कह दिया के बुझ रही थी। करी थी जख्म खाकर भी परवाज़ करती रही थी। माँ ढूंढती है तुम्हें, बाप और भाई भी, वो दोस्त सब जो साथ खेले और खिलखिलाए भी। क्या जिद थी तुम्हारी कि लड़ते रहेंगे। इतना ही क्या था कि मर के कहेंगे। तुम तो जीती हो उस जंग को अमानत, उस जंग को अमानत सदियों तक हिंद देगा, तक हिंद देगा ज़मानत। जिंदा है अमानत अमर दामिनी, निर्भय निर्मल निर्मोही हो तुम। अब तो ए दोस्त नई दुनिया बसाए, लुट चुके हैं सब ये गम सताए। कहीं दूर शाम होने न पाए, हम चलकर अपने खेमे जमाए। तुम वादा करो साथ हमारे चलोगी, आगे कभी जाने की बातें न करोगी। उस मंजिल पे तुम्हारे दर्द ही की दवा है, वो दुनिया जहां सबका मजहब वफा है। वो दुनिया जहां सबका मजहब वफा है।
खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। टीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। दिल्ली में मुनक़िदा सैरोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस अबुल क़ासिम अल ज़हरावी अपने इख्तिताम को पहुंच गई। इस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम करारदादें भी मंजूर की गई। इसके साथ ही नई नस्ल को अपने अजदाद के कारनामों से मुतारफ करवाने के लिए हर 3 साल में एक मरतबा कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज और मेस्को के मुश्तरका ताउन से अद्वियात और सर्जरी में अबुल कासिम ज़हरावी की विरासत के मौजू पर मुनक़द बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पास किए गई करारदादों में हुकूमत हिंद से मुतालबा किया गया कि एम्स के कायम होने वाले इदारों में से एक को ज़हरावी के नाम से मंसूब किया जाए। साथ ही तिब्बी मैदान में कारहाय नुमायां अंजाम देने वालों को ज़हरावी के नाम से अवार्ड के तकसीम की शुरुआत को यकीनी बनाया जाए। देखिए, जाहिर है कि इतने बड़े अब्करी शख्सियत पे जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिस तरह का रिस्पॉन्स हुआ है, उसकी रोशनी में ये जरूरी है कि हम हुकूमत से ये कहते हैं कि उनके नाम से एक स्टैम्प इशू करें और जो 6 नए एम्स कॉलेज बन रहा है उसमें कोई एक उनके नाम से कायम करें, उनका नाम उसमें दें। 1000 साल पहले अल ज़हरावी ने जो तजुर्बात किए हैं, जो सर्जरी में इन्वेंशंस लाए हैं, जो नए नए इंस्ट्रूमेंट्स वो ज़माने के कायम किए, जो आज भी उसी प्रिंसिपल्स पे सर्जरीज की जाती हैं, इसके बारे में हम ख़ास तौर से नई नस्ल को बतलाना चाह रहे हैं ताकि उनको मोटिवेट करें, उनको ये बतलाए कि अगर वो दिलचस्पी रखते हैं, हार्डवर्क करने के लिए तैयार है और डेडिकेटेड है, तो वो भी एक दिन अल ज़हरावी की तरह या उससे बेहतर अपने आप को बना सकेंगे। आप उनके इंस्ट्रूमेंट्स को देखें, ठीक है वो क्रूड है देखने में, क्योंकि उस जमाने में उतना फिनिश नहीं था इसमें बनाने का, लेकिन बेसिस वही है। अगर जैसे हम आपको एक एग्जांपल दें कि आज हवाई जहाज इतने अच्छे से निकल गए, सोनिक और सुपरसोनिक प्लेन्स, लेकिन राइट ब्रदर्स जिनकी फ्लाइट सिर्फ 1 मिनट की थी, 1 मिनट अगर जहाज गिर गया था, उनको आप भूल नहीं सकते, क्योंकि आइडिया उन्हीं का था कि कोई चीज हवा में उड़ सकती है। तो उसी तरह ज़हरावी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्रूडनेस है, लेकिन जो बेसिक आइडिया है वो बहुत ही फ्रेश, बहुत ही मॉडर्न, और आज की सर्जरी इनकम्प्लीट रहती अगर ज़हरावी नहीं होते। बाबाए सर्जरी अबुल कासिम ज़हरावी के बगैर जदीद सर्जरी का तस्वुर महाल है। बैरून मुमालिक के मंदूबीन ज़हरावी को इस्लामी सर्जन तो मानते हैं, लेकिन उन्हें भी इस बात का एहसास है कि इस्लामी मुमालिक ने भी ज़हरावी को वो मकाम नहीं दिया जिसके वो हकदार हैं। He is one of the best surgeon all over the world since 1000 years. He did the 30 treatises on surgery, which influenced Europe very much, and they considered it as a very original subject in surgery. So Al-Zahrawi, from the standpoint of the West and the East, is one of the most important surgeons all over the world. As a Muslim, I'm proud of Al-Zahrawi. He was a famous surgeon at that century, and his book translated to many languages of the world at that time. I think for 4 or 5 centuries, it was the most popular book of surgery in the Europe.
not just in the Islamic world. मोमिनून की आयत को पे निगाह रखता है। सूरह मोमिनून की आयत 14 और 16 में ठीक बच्चे के फर्टिलाइजेशन से लेकर नुतफा करार पाने से लेकर अब बच्चे की पैदाइश तक का जिक्र किया गया है।